हाय डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर फिर से मैंने वर्क एनर्जी चैप्टर का एक प्रॉब्लम लिया है और ये कई स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैंने इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले आपका क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम उसको समझ लें। आपका क्वेश्चन कहता है ए ब्लॉक ऑफ mass m is released from a certain height on a spring of stiffness k. Find maximum compression in the spring in given all situations. नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आप कोई भी असाइनमेंट कर रहे होते हैं, किसी भी क्लासेस में पढ़ रहे हो, कोई अच्छे बुक्स कर रहे होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और इसलिए हमने ये स्प्रिंग में कंप्रेशन का जो सिचुएशन है, इसको हमने 5 सिचुएशंस में कन्वर्ट कर दिया है। जो पॉसिबल सिचुएशंस हमें लगा कि ये हमें कंसीडर करना चाहिए, उसको मैंने किया। और इसमें अब देखिए, जैसे हम फर्स्ट सिचुएशन में स्प्रिंग है और उसमें डी हाइट एबव से एक मास को, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया गया स्प्रिंग के ऊपर, तो क्या होगा इसमें कंप्रेशन। सेकंड सिचुएशन में मैंने ब्लॉक को स्प्रिंग के फ्री एंड से, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है वहाँ से रिलीज़ किया, तो व्हाट विल बी कंप्रेशन इन इट। सिमिलरली हमने इस स्प्रिंग को इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया और ये फिर फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग से डी हाइट एबव से हमने ब्लॉक को रिलीज़ किया, और इसमें क्या कंप्रेशन होगा हमने इस सिचुएशन को भी कंसीडर किया। फिर उसी ढंग से यहाँ पे फोर्थ सिचुएशन में हमने फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग से अटैच करके ब्लॉक को रिलीज़ किया जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, तो क्या कंप्रेशन होगा। और फिर हमने इस इंक्लाइन सरफेस को हमने रफ़ किया, यानी आप रफ़ सरफेस है और डी हाइट एबव से ब्लॉक को हमने स्प्रिंग के ऊपर रिलीज़ किया, तो इसमें क्या कंप्रेशन होगा। तो हमने ये सारे पॉसिबल सिचुएशंस ले लिया। अब सवाल उठता है कि इसमें से हम सिर्फ एक क्वेश्चन को ही करेंगे, और एक क्वेश्चन को जो ही हम आपको अच्छे ढंग से समझा देंगे, ऑटोमेटिकली आपका रिमेनिंग जो 4 है उसका भी आंसर उसमें आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इसको समझने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आप निश्चित रूप से नहीं फंसेंगे, बल्कि आप बिल्कुल सही इससे रिलेट जो भी वैल्यूज़ होंगे आप निकाल लेंगे। तो यह बेहतर होगा कि हम सिचुएशन 5 को लें, क्योंकि 5 थोड़ा सा इस सब के रिस्पेक्ट में क्या है, थोड़ा सा रिगोरस है। कॉन्सेप्ट सबका बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, और इसलिए चूँकि फ्रिक्शन है तो हम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को भी चर्चा करते हुए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नाउ अभी हम 5th सिचुएशन को कंसीडर करें, उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करें, जिसमें हम फ्रिक्शन के बारे में भी कुछ बातें आपसे कर लेंगे। और वह ज़रूरी है कि आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नेचुरली काफ़ी अच्छे होना चाहिए, खास करके मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम फ्रिक्शन की चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि हम 5th सिचुएशन को उठाएंगे और इसको जो ही हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम कंपैरिजन जो ही निकालेंगे, आप समझिए कि ये 4 का भी आंसर आपको उसके साथ ही मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर, हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस इस तरह से ले लिया, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सपोज करिए कि एक ब्लॉक जिसका मास m है, हमने इसको रख दिया, और हम ये एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये जो सरफेस है ये स्मूथ है। ओके, तो चलिए ये सरफेस स्मूथ है। अब सपोज करिए कि आपने ये ब्लॉक को वेलोसिटी भी इम्पार्ट करते हैं, इसका इनिशियल वेलोसिटी आप भी इम्पार्ट करते हैं, तो आप और कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो सपोज करिए आपने इसको भी वेलोसिटी इनिशियली इम्पार्ट किया, और इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को अगर हम देख लें
तो एक नॉर्मल है, एक mg है, यानी y एक्सिस में इसके ऊपर नेट फोर्स का वैल्यू 0 है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, 0 है। तो और ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब ये सरफेस पूरा का पूरा क्या है, स्मूथ है। तो आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी v दिया, इसका मतलब इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने क्या दिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने इसमें क्या दिया, 1/2 mv², बराबर। अब देखिए एज द टाइम पासेस, अभी मान लीजिए ब्लॉक इस वेलोसिटी के साथ चलते हुए काफ़ी दूर चला जाता है। मान लीजिए s1 डिस्टेंस, s2 डिस्टेंस, s3 डिस्टेंस एंड सो ऑन, डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आगे जा रहा है। एज द टाइम पासेस, मान लीजिए कुछ समय के बाद है ना s1 डिस्टेंस पे या s2 डिस्टेंस पे या s3 डिस्टेंस पे अब फिर से इसके काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो आप पाते हैं कि जो उस पॉइंट को, अगर हम उस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल माने, तो वहाँ भी आपको काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² ही मिलता है। ऐसा क्यों मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको जो काइनेटिक एनर्जी हमने इम्पार्ट किया, यह अपनी काइनेटिक एनर्जी किसी को नहीं दिया ड्यूरिंग मोशन। ये किसको दे सकता था, अगर दे सकता था तो इसका जो इसके कांटेक्ट में ये सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस को दे सकता था, या हम ये कह सकते हैं कांटेक्ट सरफेस ही इससे काइनेटिक एनर्जी ले सकता था। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया और इसका काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहा। यानी हम कह सकते हैं कि एज द टाइम पासेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इसका क्या रहा, 0 रहा। ऐसा क्यों रहा, तो ओनली ड्यू टू स्मूथनेस ऑफ दिस सरफेस। ऐसा इसलिए रहा कि ये सरफेस क्या रहा, स्मूथ रहा, इसलिए इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी किसी को नहीं दिया। ओके, बराबर। अब एज्यूम कर लीजिए कि अब इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स आप अप्लाई करते हैं, और मान लीजिए ये फोर्स आपने अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, हमने कंसीडर किया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया। चलिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जिसका वैल्यू 0 नहीं है। क्या होगा, अब जो ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m, ये एक्सीलेटेड मोशन में आ जाएगा। यानी एक्सीलेटेड मोशन का मतलब इसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स है, और चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है। यानी एज द टाइम पासेस, मान लीजिए s1 डिस्टेंस पे हो, s2 डिस्टेंस पे हो, s3 डिस्टेंस पे हो, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी नेचुरली क्या होगा, ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि यह फोर्स इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है। आप समझ गए, फोर्स इसके ऊपर क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। और हम जैसा कि जानते हैं कि वर्क का मतलब ही होता है कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ एनर्जी चेंजेस। तो एनर्जी चेंज होना चाहिए, तो आप समझो कि वर्क हो रहा है, बराबर है। अब ये एनर्जी का चेंज होना इंक्रीज भी हो सकता है और एनर्जी का चेंज होना डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा। अब एज्यूम कर लीजिए, अभी हम इस सरफेस को क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब सेकंड सिचुएशन हमने ले लिया कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है हमारा रफ है। अब यहाँ से आप अप्लाइड फोर्स को हटा दीजिए, हटा दिए। अभी आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी भी इम्पार्ट किया, यानी इस ब्लॉक को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने भी दिया, राइट। अब ये v वेलोसिटी यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² से चलना शुरू किया। क्या एज द टाइम पासेस, मान लीजिए कुछ समय के बाद, ये s1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद या s2 डिस्टेंस जब ये ट्रेवल करता है, हम इसके काइनेटिक एनर्जी को फिर से मेजर करें, क्या वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कुछ अलग हट के आएगा, या फिर वही काइनेटिक एनर्जी आएगा जो इनिशियल में हमने प्रोवाइड किया। तो नेचुरली इस केस में भी किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए उसको आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी माने, तो वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² ही आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 ही होगा, चाहे सरफेस रफ भी क्यों ना हो। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। अगर ये कॉन्टैक्ट सरफेस रफ हो या फिर स्मूथ हो, अगर उसके ऊपर ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके ऊपर नेट फोर्स का वैल्यू अगर 0 है, तो उसमें
काइनेटिक एनर्जी का किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा, यानी ये ब्लॉक अपनी काइनेटिक एनर्जी सरफेस को प्रोवाइड नहीं करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि सरफेस सिर्फ रफनेस के कारण इससे एनर्जी लेगा, ऐसा संभव नहीं है। ओके, तो ये बात आप समझ में आ गया। अब नाउ सपोज करिए कि इसके ऊपर फिर हम पहले की तरह एक फोर्स F लगा देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अभी हम इसमें क्या सिचुएशन देखेंगे, जो ही आप इसके ऊपर फोर्स लगा देंगे तो ड्यू टू रफनेस क्या होगा, फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। क्योंकि देखिए रफनेस के कारण फ्रिक्शन तो होता है, लेकिन फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले ऑन टू द रफ सरफेस ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन टू द मूविंग बॉडी। जो बॉडी मूव कर रहा है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव फोर्स है, रफनेस के कारण नहीं बल्कि इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, क्योंकि वो ऑलवेज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस को अपोज करेगा। तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, इसके बीच जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने के लिए इसके ऊपर फ्रिक्शन आ गया। तो सपोज करिए यहाँ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि ये आएगा ही रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब चूंकि नॉर्मल के द्वारा वर्क डन इस पे जीरो है, mg के द्वारा वर्क डन इसके ऊपर जीरो है, अब यहाँ पे ये दो फोर्स काम कर रहा है और ब्लॉक मूव भी कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड नहीं है, है ना। अब इस ब्लॉक के ऊपर ये दो फोर्स काम कर रहा है, एक कर रहा है फ्रिक्शन और एक कर रहा है अप्लाइड फोर्स। अब देखिए अप्लाइड फोर्स इसको क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण ये आगे और तेजी से चलना चाहेगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि ये F फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, लेकिन ये फ्रिक्शन क्या करता है, ये फ्रिक्शन चाहता है कि इसके बीच, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव मोशन है या रिलेटिव एक्सीलरेशन है, उसको हम रिड्यूस कर दें, और इसको रिड्यूस कर दें, और इसलिए क्या करता है, इस ब्लॉक से वो काइनेटिक एनर्जी लेना शुरू कर देता है। यानी फ्रिक्शन इससे काइनेटिक एनर्जी लेने का काम करता है, इसके काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करने का काम करता है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये फ्रिक्शन इसके ऊपर क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है। तो ये आप समझ गए। और नॉर्मली वैसे फ्रिक्शन ऑलवेज जो है निगेटिव वर्क ही करता है इस सिचुएशन में, लेकिन फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क भी करता है। इस बात को भी हम किसी दूसरे प्रॉब्लम में बताएंगे, लेकिन आपको बेहतर समझने के लिए सपोज करिए अभी ये फिगर आपके सामने है, अभी हम इसको यहाँ से ऐसे डिलीट कर रहे हैं। देखिए ऐसे हमने इसको मिटा दिया। आपसे कोई पूछा जाए कि आप ये बताइए कि आपने इसको जो डिलीट किया बोर्ड के ऊपर वो कैसे डिलीट हो गया, तो इसका सही जवाब है ड्यू टू फ्रिक्शन। क्यों डिलीट हो गया, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ने यहाँ पे पॉजिटिव वर्क किया। देखिए इसको मैंने हटाया पूरा, तो ये फ्रिक्शन के कारण डिलीट हो गया, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया। चलिए अब हम चले आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम फिफ्थ सिचुएशन को उठाएंगे, क्योंकि फिफ्थ सिचुएशन को जो ही हम करेक्टली आपको हल करेंगे, आपका सारे ये जितने रिमेनिंग सिचुएशन है सबके आंसर उसमें आ जाएंगे। तो देखिए काफ़ी आसान तरीके से कैसे बनाना है उस बात को सोचिए। चलिए आप थोड़ा सा अपना फोकस करिए फिफ्थ वाले फिगर पे, आपको आप बराबर देखिए और मैं वहाँ समझाता हूँ। देखिए कहता है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड। सपोज करिए हम ब्लॉक को यहाँ से रिलीज़ करें। अब देखिए यहाँ से रिलीज़ करें, तो मैंने बार बार बोला हूँ कि रिलीज़ का मतलब समझना है कि आपने इनिशियल वेलोसिटी उसको जीरो दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिया, तो इसका मतलब ये ब्लॉक फिर नीचे कैसे गिर रहा है, तो निश्चित रूप से नीचे इसलिए आ रहा है कि इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई न कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगता होगा, जो अभी आप समझ जाएंगे जब हम FBD खींचेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण चलिए ये मूव करना शुरू करेगा। इसका मतलब अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण मूव कर रहा है और ये सरफेस क्या है, रफ है, तो जो ही अपने मोशन को स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन भी इसके ऊपर एक्ट करने लगेगा। यहाँ तक तो आप काफ़ी अच्छे से समझ गए। अब देखिए, तो इसका मतलब है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स इसको डाउनवर्ड मोशन दे रहा है, यानी वह इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क करेगा, और फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, रोकने का कोशिश करेगा ताकि ये रेस्ट में ही रहे, यानी फ्रिक्शन इसके ऊपर क्या करेगा, निगेटिव वर्क करेगा। और इस ढंग से चूँकि जो हमारा पॉजिटिव वर्क करने वाला फोर्स है वो फ्रिक्शन से क्या है, ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक नीचे मूव करते हुए आते जाएगा। अब जब ये स्प्रिंग के फ्री इन तक तो आया, अब फ्री इन तक आने के बाद अब क्या करेगा, फ्रिक्शन तो कंटिन्यू है इस सरफेस पे, पूरे सरफेस पे है, तो इसका मतलब ब्लॉक जब इस स्प्रिंग के फ्री इंड पे आएगा तो अब ये क्या करेगा,
इस स्प्रिंग में कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब जो ही स्प्रिंग में कंप्रेशन स्टार्ट करेगा तो स्प्रिंग भी उसके ऊपर क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स लगाना शुरू करेगा। और स्प्रिंग फोर्स क्यों लगाएगा, क्योंकि वह स्प्रिंग फोर्स इसलिए लगाएगा क्योंकि वह इसमें कंप्रेशन नहीं चाहेगा, ठीक है, वो नेचुरल लेंथ में रहना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि इसका मोशन डाउनवर्ड है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, जो अभी आप एफबीडी में देखेंगे। और इसको अपोज करने वाला कौन कौन है, एक तो पहला फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, और दूसरा अब यहाँ से स्प्रिंग भी इसको अपोज करना शुरू कर दिया। अब स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों मिलकर के ये एक्सटर्नल फोर्स जो इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है उसके अपोजिशन में ये काम कर रहा है। और इस ढंग से करते करते जब स्प्रिंग फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स दोनों मिल के उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो पॉजिटिव वर्क होता है, उस जितना पॉजिटिव वर्क होता है उतना ये दोनों मिलके निगेटिव वर्क अगर इस पर कर देगा तो ब्लॉक आके स्टॉप हो जाएगा। और ब्लॉक जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा इसका मतलब स्प्रिंग में आपका क्या हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। और वही मैक्सिमम कंप्रेशन आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे बेहतर होगा कि ऐसे सवाल को बनाना है हमें, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रैक्टिकली यूज़ करें बराबर ढंग से, तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो सपोज करिए कि अब ये जो ब्लॉक है मास, सपोज करिए यहाँ पे रेस्ट में था और फिर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन करने के बाद मान लीजिए इस पॉइंट पे रेस्ट में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल में उसका काइनेटिक एनर्जी 0 था और फाइनल में फिर वो कुछ समय के लिए रेस्ट में आ गया। इसका मतलब यहाँ भी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। तो इनिशियल टू फाइनल इसका जो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो 0 है, बराबर है। तो ये बातें तो हमको समझ में आ गया। तो हम ऐसा करते हैं कि ये कंप्रेस्ड पोजीशन पे जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, हम वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है उसका हम एफबीडी खींच देते हैं। तो देखिए अगर हम इसका एफबीडी खींचें तो आप पहले गौर करिए कि इसका एफबीडी काफ़ी आसानी ढंग से आप खींच दीजिए। तो सपोज़ करिए कि आपने यहाँ पे एफबीडी खींचा, इस तरह से मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए बराबर। थीटा एंगल है और सपोज करिए कंप्रेस्ड पोजीशन पे, हम कंप्रेस्ड पोजीशन पे एफबीडी खींच रहे हैं, जिससे आप काफ़ी अच्छे ढंग से समझें कंप्रेस्ड पोजीशन पे। तो देखिए इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो देखिए एक तो आपका फोर्स ये mg है और एक दूसरा इसके ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, आप जानते हैं कॉन्टैक्ट के कारण। अब और तीसरा इसके ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन इधर लग रहा है, बराबर है। अब देखिए फ्रिक्शन लग रहा है और इसके ऊपर एक फोर्स कौन सा लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो ये आपका सिचुएशन है, अब यहाँ लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि mg फोर्स को ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो अभी इसको कंपोनेंट में बांट दीजिए। तो मान लीजिए इसको हम कंपोनेंट में बांट दिए, तो इस तरह से हमने कंपोनेंट में बांट दिया। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब यहाँ भी मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि व्हेन ए बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड रफ प्लेन, देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी है, बराबर। एंगल ऑफ रिपोज भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए विशेष ऑफ फ्रिक्शन चैप्टर में। तो अभी देखिए अब यहाँ पे इस पर कौन कौन सा फोर्स, अब चूंकि mg को हमने कंपोनेंट में तोड़ दिया, इसका मतलब अभी mg नहीं है, अभी हम mg को हटा दीजिए, ठीक है, और mg को हमने कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो इसका मतलब mg का 2 कंपोनेंट बना, ये कितना बन गया आपको, mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या बन गया, mg sin थीटा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे गौर करके देखिए, तो एक फोर्स इधर नॉर्मल है। अब देखिए नॉर्मल फोर्स को mg cos थीटा क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, देख लीजिए आप। इसका मतलब y एक्सिस में नेट फोर्स क्या है, 0 है। अगर हम इस ढंग से इसको y एक्सिस माने और इसको x एक्सिस माने, तो y एक्सिस में नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब y एक्सिस में किसी भी तरह का कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स है और ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा है। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स के द्वारा और mg cos थीटा के द्वारा वर्क डन 0 है। ख्याल रखिए ग्रेविटी फोर्स के द्वारा इसके ऊपर वर्क डन 0 नहीं है, बल्कि ग्रेविटी फोर्स का जो एक कंपोनेंट आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसके द्वारा फोर्स वर्क डन का वैल्यू 0 है। यानी mg cos थीटा इसके ऊपर वर्क डन 0 करता है। ये नॉर्मल फोर्स भी इसके ऊपर वर्क डन क्या करता है, 0 करता है। और ग्रेविटी फोर्स का जो
अब वर्टिकल कंपोनेंट है, यू कैन से दैट वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा जो अलोंग किधर लग रहा है, इंक्लाइन प्लेन, ये एक्चुअली इसके ऊपर वर्क कर रहा है। और ये कैसा वर्क कर रहा है, तो mg sin थीटा इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है। आप समझ में आया कि mg sin थीटा ही इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है और इस ब्लॉक को यहाँ इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ ला रहा है। अब देखिए फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है, और स्प्रिंग फोर्स भी इसके ऊपर क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है। यहाँ तक आप क्लियर हो गया। और एक्स कंपैरिजन करने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो चलिए हम आसानी से यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर हमने लगा दिया तो हम यहाँ पे क्या गेट कर रहे हैं, वर्क डन बाई mg sin थीटा प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। अब आप देखिए वर्क डन बाय mg sin थीटा प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो प्रॉब्लम। अब देखो वर्क डन बाय mg sin थीटा क्या, mg sin थीटा क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो mg और देखिए डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो रहा है, d डिस्टेंस ये, और प्लस x इसमें कंपैरिजन हमने मान लिया कि x इसमें कंपैरिजन ये ला रहा है। तो कितना हो जाएगा, mg d प्लस x sin थीटा, बराबर है। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। माइनस फ्रिक्शन कैसा वर्क करेगा, निगेटिव। तो म्यू के, चूंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के, और एन ये फोर्स हो गया, और इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी प्लस एक्स, ये हो गया। और स्प्रिंग फोर्स भी क्या करेगा, निगेटिव वर्क करेगा, एंड दिस इक्वल टू कितना, 1/2 kx स्क्वायर, और आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। ओके, तो ये बातें आप काफ़ी अच्छा ढंग से समझ गए कि mg sin थीटा ने क्या वर्क किया, mg ऑफ d प्लस एक्स साइन थीटा माइनस म्यू के एन डी प्लस एक्स माइनस 1/2 kx स्क्वायर। आप साइन को बराबर ढंग से समझ गए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए हम अब इस ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ मिटाते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ हमने इसको डिलीट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका इक्वेशन कितना आ जाएगा, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा कैसा, अभी आप इसको लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, mg d प्लस एक्स साइन थीटा माइनस म्यू के। चलिए अब इस फिगर की जरूरत नहीं है, अब इसको हटा दीजिए। तो म्यू के mg d प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि n बराबर आपका कितना है, mg कॉस थीटा। तो mg कॉस थीटा तो आप वहाँ पे पुट कर दीजिए, और इस ढंग से आपका इक्वेशन आ गया ऐसा। ओके, नाउ अब चलिए हम इसको हटाता हूँ। अब आप देखिए, अब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इस इक्वेशन को अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। अब ये हमारा इक्वेशन कैसा हो गया। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये इक्वेशन आपका कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ mg d प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 म्यू के
एम जी डी प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब एक स्टेप और बढ़ जाइए तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपका 2mg बाई के डी प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 म्यू के एम जी डिवाइडेड बाई के डी प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। और अब इसको फाइनली अब आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2mg बाई के इंटू डी प्लस एक्स साइन थीटा प्लस 2 म्यू के mg बाई के डी प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो आप देखिए फाइनल आपका इक्वेशन कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2mg बाई के टाइम्स ऑफ डी प्लस एक्स साइन थीटा 2 म्यू के mg बाई के ऑफ डी प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 0। ओके, अब आप इसको नोट करिए तो फटाफट। ओके, चलिए आपने नोट कर लिया। यस, अब हम इस इक्वेशन को जो लास्ट देख रहे हैं आप लास्ट वाले को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऐसे ऊपर डिलीट करते हैं। तो चलिए हम ऊपर डिलीट कर दिया और फाइनली अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स के फॉर्म में हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो फाइनली ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2mg बाई के साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 2mg डी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू 0। देखिए अब ये इक्वेशन हमने फर्स्ट माना। अब फाइनली इक्वेशन को आप ऐसे लिखें और आप ऐसा देख रहे हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स। और आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या क्या है उस चीज़ को आप फाइंड आउट कर लीजिए। हियर ए बराबर 1, देखिए ए बराबर 1 है, बी बराबर आपका कितना है माइनस 2mg बाई के साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा है और c बराबर कितना है माइनस 2mg डी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। यस, आप इसको फटाफट थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। ओके, अब आप नोट कर लिए, मिटाए हम इसको। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए हम इसको डिलीट कर दिया। अब देखिए, अब चूंकि आपको x का वैल्यू निकालना है तो सिंस x बराबर कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है बराबर।
अभी इसमें हमको इस ए बी सी का वैल्यू पुट करना है, तो हमें एक्स का वैल्यू आ जाएगा, जो एक्स आपका क्या है, मैक्सिमम कंपैरिजन है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना है। चलिए हम इसको पहले इस वैल्यू को मिटाते हैं। देखिए एक्स कंपैरिजन या इलोंगेशन एक पॉजिटिव वैल्यू है और वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो सिंस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर क्योंकि कंपैरिजन और इलोंगेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस बी प्लस का साइन लेना है और माइनस का साइन नहीं लेना है, याद रखना है इस बात को। तो दिस इक्वल टू 2 है। तो एक्चुअली अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, ए बी सी का वैल्यू जो आपने इक्वेशन में लिखा है उसको पुट कर देंगे, तो हमारा इस प्रॉब्लम के लिए एक्स का जो वैल्यू है, मैक्सिमम कंपैरिजन है, वो आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए तो हम इसको डिलीट करें। यस, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा लिखते हैं, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इन इक्वेशन फर्स्ट जो आपने माना है, अगर आप पुट कर देंगे तो आपका फाइनल जो वैल्यू आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, और वो वैल्यू आपका आएगा एम जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई के, ओके, इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2kd साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यही इसका आंसर भी होगा, एंड डिवाइडेड बाई एम जी। तो देखिए आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका सही मायने में जो एक्स का कंपैरिजन का जो वैल्यू होगा ये आंसर यही होगा। तो एक्स का कंपैरिजन जो आया हमारा फिफ्थ सिचुएशन में, दिस इज एस। देखिए ये कंपैरिजन, तो यानी आपके फिफ्थ का सॉल्यूशन हो गया। और जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि फिफ्थ का सॉल्यूशन जो ही हम कंप्लीट करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपका रिमेनिंग जो 4 है उसका भी सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो चलिए अब हम स्टेप बाय इसका सॉल्यूशन देखें कि इसमें कैसे हैं। अब फिफ्थ का सॉल्यूशन देखिए, फिफ्थ का यही आंसर होगा। आप कोई भी कैसे भी सॉल्व करें, आंसर विल बी दिस, आंसर यही होने वाला है, यही आंसर आने वाला है। ओके, चलिए आपने नोट कर लिया। अब देखिए फोर्थ सिचुएशन में आपका क्या है, तो पहली बात तो फोर्थ सिचुएशन में डी का वैल्यू 0 है और सरफेस क्या स्मूथ म्यू का वैल्यू है। तो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में देखिए सिंस डी का वैल्यू 0 है और म्यू के का वैल्यू 0 है, तो व्हिच इंप्लाइज, अब चलिए एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू निकालिए। तो देखिए म्यू के का वैल्यू 0 कर दिया, तो ये कितना आ गया, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई के आ गया। और अभी आप देखिए ब्रैकेट करिए, और आपका डी का वैल्यू 0 है और म्यू के का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि अभी यहाँ अभी हम गौर करें तो 1 प्लस 1 क्या 2 आ जाएगा, यानी आप सीधा यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो आपका इस तरह से फोर्थ का सॉल्यूशन हो गया। देखिए डी का वैल्यू 0 रख दीजिए, म्यू का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो आपका फोर्थ का सॉल्यूशन हो गया। ओके, चलिए फोर्थ का सॉल्यूशन हो गया, फाइन। चलिए मैं इसको हटा दूं, तो फोर्थ समझ गए, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। चलिए फोर्थ को हटा दूं, राइट। अब आप आ जाइए थर्ड में। अब आप देखिए थर्ड का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो थर्ड में आ जाइए।
थर्ड में क्या आपका सिर्फ म्यू के का वैल्यू 0 है, म्यू के का वैल्यू 0 है, जबकि डी का वैल्यू है, इसमें म्यू के का वैल्यू 0 रखिए। तो देयरफॉर एक्स बराबर कितना, ये टर्म 0 हो गया, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई के। ओके, और देखिए इधर क्या आ गया आपका 1 प्लस, और म्यू के का वैल्यू 0 है सिर्फ, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या बच गया 1 प्लस 2kd, और क्या बच गया साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या mg। तो चलिए ये आंसर आपका कहाँ का हो गया, थर्ड सिचुएशन का आंसर हो गया। तो देखिए थर्ड का ये आंसर हो गया, नो प्रॉब्लम, थर्ड का आंसर हो गया। अब फटाफट नोट करो, थर्ड का हो गया, यस। तो आपका फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया। अब आप आ जाइए कहाँ पे, सेकंड में। चलिए इसको हटा दें, सेकंड में आ जाइए। तो चलिए आप सेकंड सिचुएशन में आ जाइए। अब देखिए सेकंड सिचुएशन में क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आप गौर करके देख लीजिए कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और चूंकि एयर जो यहाँ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तो एयर के रेजिस्टेंस को हम निग्लिजिबल मान रहे हैं, तो इसका मतलब म्यू के का भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए ये टर्म 0 और साइन 90 डिग्री 0, तो ये कितना mg बाई के। और चूंकि थीटा का वैल्यू 0 है सेकंड में, म्यू के का वैल्यू 0 है, और डी का भी वैल्यू 0 है। और अभी आपने डी का भी वैल्यू 0 रख दिया, तो मतलब 1 + 1 2 दिस इक्वल टू दिस। तो अभी इसका आंसर आपको कितना आ गया, x इक्वल टू 2mg बाई के। बिल्कुल करेक्ट है, 2mg बाई के। ओके, तो चलिए आपका सेकंड का भी आंसर आ गया, फटाफट नोट करिए। ओके, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पे। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो अभी फर्स्ट क्या हो गया देख लीजिए, आपको यहाँ पे म्यू के इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और डी को आपको रखना है। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना, अब यहाँ देख लीजिए mg बाई के ब्रैकेट में 1 प्लस रूट अंडर, अब देखिए आपका d तो है, तो ये कितना हो जाएगा 2kd, और साइन 90 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई कितना mg। तो इस तरह से आपका फर्स्ट का भी आंसर है। तो फर्स्ट केस में मैक्सिमम इलोंगेशन का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे काफ़ी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।